आज हमारे जो गेस्ट हैं अभिषेक सर हैं। राधे राधे अनुज जी। सर आपने देखा होगा कई सारे मीडिया जो रिपोर्ट्स होती हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज की, उसमें हमेशा भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की। लेकिन वो हमको तो आपको एकदम नहीं समझते, क्योंकि एक तो वो हमको कहते हैं पेगन। उनकी भाषा में क्रिश्चियनिटी के आने से पहले या मोनोथेइज्म के आने से पहले सब पेगन थे। अब पेगन क्या होता है भैया मुझे नहीं पता। बराक ओबामा उन्होंने कहा कि भारत के 2 टुकड़े हो सकते हैं। ये उनकी अपनी निजी राय है, इसका कोई लेना देना नहीं है। भारत में सेपरेटिज्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही समुदाय में पाया जाता है और किसी में सेपरेटिज्म तो नहीं पाया जाता है। तो ये तो हमारे देश की मीडिया की गलती है ना, ये उठा करके ऐसे न्यूज़पेपर चलाते हैं। जरा आप ना ऐसा कीजिए कि हमारे यहाँ के टॉप मीडिया को बोलिए अमेरिका के अगेंस्ट में एक न्यूज चलाए और उसको जरा अमेरिकन मीडिया पिक कर ले, कभी नहीं पिक करेगा। उनको फर्क ही नहीं पड़ता इंडियन क्या सोचते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता अफ्रीकन क्या सोचते हैं और क्या सोचते हैं। कहते हैं इनके सोचने से जो हम कर सोचते हैं वही मैटर करता है। भारत से एक तरफ ये दोस्ती करना चाहते हैं और भारत से फायदा उठाना चाहते हैं, वहीं पाकिस्तान को ये हथियार भी सप्लाई कर रहे हैं, फाइटर जेट भी दे रहे हैं, इसके अलावा पैसा भी दे रहे हैं। अमेरिका का इंटरेस्ट था कि उनको 2 क्लॉज 4 वाला यूएन चार्टर का जो पॉलिटिकल लीगल ऑर्डर है, जो वर्ल्ड ऑर्डर है, उसको मैनेज करना था। रशिया ने उस वर्ल्ड ऑर्डर को तोड़ दिया, ये भी तोड़ते रहे हैं। वर्ल्ड ऑर्डर सिर्फ यूरोप में मेंटेन हो। अमेरिका अपना इंटरेस्ट भारत में इतना क्यों शो कर रहा है? कहीं चाइना के खिलाफ वो हमें यूज तो नहीं करना चाह रहा है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। आज जो हमारे गेस्ट हैं अभिषेक सर, इनको आपने कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल के ऊपर देखा होगा, इनके इंटरव्यू देखे होंगे, बहुत ही अच्छा बोलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि अमेरिका और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो हमेशा भारत की तरफ दोगली नीति क्यों अपनाती हैं, हमेशा भारत को नीचा दिखाने का काम क्यों करती हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने हमारे लिए समय निकाला, हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका फिर से एक बार धन्यवाद। राधे राधे अनुज जी। और आपका नाम अनुज है तो आप हमारे अनुज हुए, तो आपके लिए हमेशा ही समय निकालेंगे हम। और ये मेरा भी सौभाग्य है कि आप बुलाए मुझे और मैं आपके थ्रू दर्शकों तक अपनी बात रख पाऊंगा। तो आपके प्रश्न का जवाब देखिए ना, उसको ओवर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा अगर हम पूरा कह दें कि पूरा वेस्टर्न समाज या वेस्टर्न मीडिया पूरा का पूरा वैसा, ऐसा तो नहीं है। हाँ, लेकिन एक बायस दिखता है, उस बायस के कई लेयर हैं, आपको समझना पड़ेगा। लेयर नंबर 1, ये जो भी ये पत्रकार बनता है वो एक स्कूली शिक्षा लेता है, उस स्कूल शिक्षा में लेकर के जो वो भारत को समझता है वैसी उसकी ओपिनियन बनाता है। सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने अपनी किताबों में हिंदुइज्म को लेकर के काफी डेरोगेटरी बातें पढ़ाई अपने बच्चों को। ये एक सच्चाई, जैसे कास्ट सिस्टम उन्होंने बताया, छुआछूत है, यहाँ पे अनटचेबल्स एग्जिस्ट करते हैं। ये बात आपको पता चल जाएगी, किसी वेस्टर्न बच्चे से बात करें वो आपको भारतीय कास्ट सिस्टम की बुराई बता देगा, बिना वो कास्ट सिस्टम की फिलोसफी समझे। क्वेश्चन ये है कि उसको कैसे पता है, वेस्ट वाले को कैसे, ठीक है ना, उनकी पुस्तकों में आता है। तो वहां से एक बायसनेस आ जाती है, बिना कास्ट सिस्टम को समझे हुए उसकी बायसनेस आ जाती है। तो जो बड़ा होता है वो चूंकि अब्राहमिक फेथ के हिसाब से बड़ा हो रहा हो, वो दुनिया, वो भारत को उसी दृष्टि से देख रहा होता है। तो उसको इस्लाम तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, लेकिन उसको सनातनी व्यवस्था या वैदिक व्यवस्था नहीं समझ में आती, क्योंकि इस्लाम भी बेसिकली मोनोलिथिज्म है, जो मोनोथेइज्म है, मोनोथेइज्म के ही कॉन्सेप्ट पे इस्लाम भी बना हुआ है। तो दे अंडरस्टैंड ईच अदर प्रीटी वेल। और प्लस इस्लाम में भी जीसस क्राइस्ट के लिए काफी अच्छी बातें कही गई हैं, तो वो एक वहां पे सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है। लेकिन वो हमको तो आपको एकदम नहीं समझते, क्योंकि एक तो वो हमको कहते हैं पेगन। उनकी भाषा में क्रिश्चियनिटी के आने से पहले या मोनोथेइज्म के आने से पहले सब पेगन थे। अब पेगन क्या होता है भैया मुझे नहीं पता। पेगनिज्म एक एक डिस्क्रेडिटेड वर्ड है, बड़ा डेरोगेटरी वर्ड है जब वो किसी के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। तो वो हमको पेगन समझते हैं। हमको आपको अगर वो ये कहते हैं कि चूंकि किताब को मानने वाला ही जो है ही सही रिलीजन और गॉड को समझता है, तो उनको ये भी नहीं पता कि उनकी किताब आने से कई साल पहले हमारे यहाँ किताबें आ चुकी थी। पर यहाँ पे मेरा मेरा मतलब तात्पर्य कतई कोई वैमनस्यता फैलाना नहीं है किसी भी रिलीजन के लिए। हम भी रिलीजन का सम्मान करते हैं और करना भी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जो आपने रीजन पूछा, मैं उस रीजन की एनालिसिस कर रहा हूँ कि क्यों ऐसी बायसनेस है, कास्ट सिस्टम को दिखता है और मुसलमान को एक माइनॉरिटी में दिखाया जाता है। जबकि हमारे यहाँ पे जो हमारी सामाजिक चाहे सोच हो, चाहे हमारी संवैधानिक सोच हो, सामाजिक सोच और संवैधानिक सोच दोनों में भी कोई माइनॉरिटी हमारे यहाँ है नहीं, क्योंकि हम सबको भारत में एक समान समझते हैं, एक समान हिस्सा मानते हैं। अगर समाज में कोई डिस्क्रिमिनेशन तो सामाजिक समस्या हो सकती है, वो संवैधानिक समस्या तो नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए आप हैं, आप कह रहे हैं कि मैं डॉक्टर हूं और मेरी बीवी भी सिर्फ डॉक्टर होनी चाहिए, तो आप तो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं ना उस कन्या के प्रति जो डॉक्टर नहीं है, मगर आपको पसंद करती है। तो आप उसको खाली इसलिए कह रहे हैं हम शादी नहीं करेंगे क्योंकि यू डू नॉट हैपन टू बी अ डॉक्टर। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है, पर ये सामाजिक व्यवस्था है, इसका संविधान से कोई लेना देना नहीं। आप अगर कोई लड़की है, मान लीजिए आपसे डॉक्टर नहीं है, संवैधानिक रेमेडी उसके पास नहीं है,
तो मेरे कहने का ये तात्पर्य था, इसलिए मैंने ये एनालिसिस की। दूसरा ये कि भारत को बढ़ता हुआ ये शुरू नहीं देखना चाहते हैं, उसका एक रीजन ये भी था कि शुरू में भारत की जो झुकाव था वो रशिया की तरफ हो गया। तो जब रशिया की तरफ जी। भारत का झुकाव हुआ, हालांकि भारत नैम था, यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट का पार्ट था, या उसको कह लीजिए उसका उसका प्रणेता था भारत की नॉन अलाइन मूवमेंट हम रखेंगे। उसमें भी वहां के लोकल वेस्टर्न मीडिया में एक तरीके का जिसे कह लीजिए ग्रंटलमेंट था, या ग्रंटल थे इंडियन बिहेवियर को लेकर के, कि वो वेस्टर्न डेमोक्रेसी के साथ या वेस्टर्न वैल्यू सिस्टम के साथ इंडिया नहीं खड़ा हो रहा है, वो बल्कि ईस्टर्न वैल्यू सिस्टम रशिया के साथ, यूएसएसआर कह ले, रशिया तो नहीं एग्जिस्ट करता था उस समय, यूएसएसआर के साथ उसकी ज्यादा जो है वो अंडरस्टैंडिंग है। तो हम कम्युनिज्म, सोशलिज्म, ये हमें ज्यादा अपील किया। वेस्टर्न वैल्यू सिस्टम, वेस्टर्न डेमोक्रेसी, वेस्टर्न मॉनेटरी पॉलिसी या फ्री इकोनॉमिक्स हमें शुरू में उतनी अपील नहीं की थी, इसलिए एक वो भी रीजन है कि वो हमेशा उस चीज को माइंड में रखते हैं। और ये वही बात अब आज की डेट में ये जो माइनॉरिटी वाला कार्ड खेलते हैं, ये आर्म ट्विस्टिंग स्कीम रहती है, ताकि वो आपको हमेशा से ह्यूमन राइट्स के नाम पे दबा सके बिना किसी बात को समझे हुए, और आप ह्यूमन राइट्स के नाम पे थोड़ा प्रेशर में रहेंगे तो उनकी बातें जो हैं वो आसानी से मान ली जाएंगी सरकारी सतह पे। तो इस तरह के प्रेशर टैक्टिक्स यूज करते हैं। अब इनकी कोई वैल्यू नहीं है, नो वन गिव्स अ टू हूट अबाउट इट। जी। अच्छा सर, अभी कुछ समय पहले मोदी जी जब अमेरिका गए थे तो बराक ओबामा ने एक बयान दिया था कि भारत के अंदर अगर अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार नहीं बंद किया गया तो भारत के 2 टुकड़े हो सकते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? ये उनकी अपनी निजी राय है, इसका कोई लेना देना नहीं है। भारत में सेपरेटिज्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही समुदाय में पाया जाता है, और किसी में सेपरेटिज्म तो नहीं पाया जाता है। लेकिन उस समुदाय में भी अब आज की डेट में एक अंतर जो कह लीजिए विवेचना तो चली रही होगी कि भाई उन्होंने भारत को तोड़ करके क्या पाया है, आज पाकिस्तान की स्थिति क्या है। जो भी लोग पाकिस्तान के प्रति सिंपैथी रखते हैं, भारत के सारे मुसलमान रखते हैं, ये तो नहीं सच है। लेकिन हाँ, एक वर्ग है, इसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते। ये तो फिर सच्चाई से आंखें मूंदने वाली बात हो जाएगी ना। मैं जब बच्चा था, हमारे सामने हमारे कॉलोनी में या उधर जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया होता था, वहां पे पाकिस्तान के जितने पे हमने बम फूटते हुए अपनी आंखों से देखा, तो मुझे दूसरे की किसी की आवश्यकता ही नहीं है कुछ कहने के लिए ना। तो पॉइंट ये, लेकिन सारे वैसे नहीं है, इसको भी आपको समझना होगा। भारत में बहुत से ऐसे भी मुस्लिम हैं जो कि भारतीय समाज, सभ्यता और ट्रेडिशन से प्यार करते हैं। देखिए, ये जो है ना, बराक ओबामा का स्टेटमेंट सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि मोदी जी जो थे वो यहाँ आए थे और एक विशेष उनको सम्मान दिया कांग्रेस ने। तो ये जो लेफ्ट सेंटर हमारी आइडियोलॉजी है, उसको लगा कि ये जो राइट विंग, जिसको वो कहते हैं सो कॉल्ड हिंदुत्व ब्रिगेड, राइट विंग, आरएसएस, चड्डी, जो भी उसको वो नाम दे दें, उनको लगा कि मोदी जी का जो आदर सत्कार हो रहा है उससे बहुत ज्यादा इम्पेटस मिलेगा, और चुनाव इतना करीब है कि जनता में इतनी जो वो जिसे कह लिए पॉजिटिव एनर्जी आएगी, वो मोदी के फेवर में जाएगी। सो मोदी को डाउन करने के लिए ये एक स्पेशल इंटरव्यू मेरे ख्याल से एक ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें बाकी बातें पूछी गई। क्योंकि आपको ये 40-50 मिनट के इंटरव्यू में एक ही सेंटेंस इंडिया में खाली चलाया गया। भाई बाकी ओबामा ने क्या कहा उसके बारे में कोई बातचीत नहीं हुई, ये सेंटेंस चलाया गया क्योंकि ये सेंटेंस बोलना ही था उनको। तो ये एक सीएनएन और इनका जो आपको पता ही है कि ये एक लेफ्ट लीनिंग बॉस न्यूज़पेपर्स है। मैं उनके किसी उस पे नहीं चाह रहा, मगर मैं कह रहा हूँ कि अब इंडिया इसको नहीं टॉलरेट करेगा। जिसको जो बोलना है करे, हमारी हजारों सनातन परंपरा है। वो भाई कौन पारसी हमसे टूटने को तैयार है? पारसी माइक्रो माइनॉरिटी है, पारसियों ने तो कभी नहीं कहा कि हम टूट जाएंगे। जैन माइक्रो माइनॉरिटी है, उन्होंने भी नहीं कहा कि हम टूट जाएंगे। बुद्धिस्ट माइक्रो माइनॉरिटी है, उन्होंने भी कहा कि हम कभी हम अलग देश चाहते हैं। सिख हमारे भाई बंधु जो हैं, वो भी एक हमारे माइक्रो माइनॉरिटी, उन्होंने भी कभी नहीं कहा। खालिस्तान की मांग करने वाले हैंडफुल सिख होंगे, उनसे ज्यादा हमारे पैट्रियटिक सिख भाई बंधु है जो इस देश के लिए मरने और मारने को तैयार हैं। तो कौन बचा फिर? तो आप खुल के कहिए। तो फिर आप एक तरीके से भारतीयों को ये कह रहे कि इस्लामिक सेपरेटिज्म है, क्योंकि हमारी संविधान में तो जो अधिकार एक हिंदू को है, जो सिख को है, जो बुद्धिस्ट को है, उससे ज्यादा अधिकार हमने मुसलमानों को दिए हुए हैं, या जो हमारी माइनॉरिटी को है। जैसे आप आर्टिकल 30 और 29 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का देख लें, तो वो तो रिलीजियस माइनॉरिटी को स्पेशल प्रोटेक्शन देता है। जो अधिकार आर्टिकल 30 के अंदर में अपनी शिक्षा संस्थाओं को स्थापित करने का एक माइनॉरिटी को दिया गया है, रिलीजियस माइनॉरिटी को, वो तो मेजोरिटी को नहीं मिला हुआ है। तो हमें तो एडिशनल राइट उनको दिए हुए हैं। तो फिर ऐसा क्या हो रहा है कि ये माइनॉरिटी हमारे यहाँ डेंजर में? कौन सी वो माइनॉरिटी है? अगर माइनॉरिटी का ये कि भाई बुत परस्ती ही खराब चीज है, तो हम बुत परस्तों के साथ रहे, तो अब क्या करें, बुत परस्ती बंद कर दें? इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे पास। फिर तो सामने वाले को चेंज होना पड़ेगा कि भाई उनका
क्लियर क्या है कि वो बुद्ध, आप अगर आप सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हो तो सेक्युलरिज्म का मतलब साफ शब्दों में, जब तक भारत का मुसलमान कुरान के अंदर से सारी पॉलिटिकल शक्तियां निकाल के भारत के संविधान में निहित नहीं करता, वो सेक्युलर नहीं कह सकता अपने आप को। हिंदुओं ने वेद के अंदर से सारी पॉलिटिकल शक्तियां निकाल करके वो निहित कर दिया भारतीय संविधान में। भारत का कहा कि तुम्हारे हमारे यहाँ तो जो विवाह है उसका जो पृथ्वीकरण है वो तो नहीं हो सकता था, डिवोर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, लेकिन भारत की संसद ने डिवोर्स इंट्रोड्यूस कर दिया। हमने हमारे वैदिक लीगल वैदिक पद्धति को, हजारों साल से चली आ रही वैदिक पद्धति को उन्होंने छत विछत कर दिया, हमने माना उसको, क्योंकि भाई पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉ सर्वोपरि है। तो बात तो यहाँ पे ये है कि क्या पार्लियामेंट्री लॉ चलेगा, भारत का जुडिशियल सिस्टम चलेगा, या आपको चाहिए अपना खुद का जुडिशियल सिस्टम जहां काजी साहब फैसले कर रहे हो, कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बन जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या होता है भाई? जब जुडिशियल सिस्टम है तो कोई लॉ बोर्ड कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? जो भी लॉ बोर्ड है वो इंडिया का लॉ कमीशन होगा, और तो कोई चीज की जगह बचती नहीं है देश में। तो भाई जब आप सेक्युलरिज्म, जो भी भारत का मुसलमान सेक्युलरिज्म वर्ड कह रहा है उसको समझना पड़ेगा। सेक्युलरिज्म का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो निर्माण होगा उसका, वो कुरान में से सारी पॉलिटिकल शक्तियां निकाल करके निहित की जाएंगी भारतीय संविधान के अंदर। यदि आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप फिर अपने आप को थियोक्रेसी में रहना चाहते हैं, आप भारतीय संविधान में नहीं रहना चाहते। भारतीय संविधान में फिर पार्लियामेंट सुप्रीम होगा, पार्लियामेंट्री लॉ का अपोजिशन नहीं कर सकते हैं किसी भी आधार पे। आर्टिकल 44 भारतीय संविधान कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लगेगा तो लगेगा, और यदि आप उसको कह रहे हैं कि ये हमारे शरई अधिकारों में मुदाखलत है तो फिर आप भारतीय संविधान के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, आप कुरान के हिसाब से चल रहे हैं, और उसकी व्यवस्था भारत में नहीं दी जा सकती है। वर्मा जी को बुरा लगे या अच्छा लगे, हम संविधान से चलेंगे। संविधान सर्वोपरि डॉक्यूमेंट है, संविधान से ऊंचा कोई भी रिलीजियस डॉक्यूमेंट भारत में नहीं हो सकता। अच्छा सर, ये बराक ओबामा जो है ये भारत के ऊपर बयान देते हैं, कभी इन्होंने अमेरिका के ऊपर बयान नहीं दिया। वहाँ पर नस्ल भेद बहुत ज़्यादा की जाती है। एक हाल ही में कुछ समय पहले केस हुआ था जहाँ पर एक काला व्यक्ति था, उसको पुलिस वालों ने मार दिया था। उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स की गई थी और काफ़ी ज़्यादा हिंसा हुई थी जो है अमेरिका के अंदर। तो इन सारी चीज़ों को लेकर वो पहले अपने देश को सही करें, या फिर वो भारत की तरफ उंगली उठाते रहते हैं? अपने देश के अंदर क्या हालात है वहाँ पर वो कुछ बोलते नहीं है, लेकिन दूसरे देशों की तरफ बोलने के लिए हमेशा इन लोगों का मुंह खुला रहता है। तो ये तो हमारे देश की मीडिया की गलती है ना, ये उठा करके ऐसे न्यूज़पेपर चलाते हैं। जरा आप ना ऐसा कीजिए कि हमारे यहाँ के टॉप मीडिया को बोलिए अमेरिका के अगेंस्ट में एक न्यूज चलाए और उसको जरा अमेरिकन मीडिया पिक कर ले, कभी नहीं पिक करेगा। उनको फर्क ही नहीं पड़ता इंडियन क्या सोचते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता अफ्रीकन क्या सोचते हैं और क्या सोचते हैं। कहते हैं इनके सोचने से जो हम कर सोचते हैं वही मैटर करता है। हमारे यहाँ पे एक मानसिकता बनाई गई है, और ये देखिए मानसिकता एग्जिस्ट करती है मेरे अंदर भी, तभी मैं विदेश में पढ़ने गया ना। विदेश में मुझे कुछ जी। नहीं मिला, मैंने पढ़ाई स्वयं से करी, लेकिन मैं गया इसलिए क्योंकि मुझे मेरे ईगो को, जो मेरी अपनी एक फीलिंग थी कि भाई मैं सुपीरियर हूं या मैं बेहतर हूं, सुपीरियर लॉन्ग वर्ड हो गया, मैं सबके समान हूं जो कि उस समाज में जिसको कि पढ़ा लिखा माना जाता है, उसके लिए मुझे लगा कि विदेश की डिग्री ही सबसे बेहतर है। आप समझ रहे, तो मैं विदेश गया, वरना मुझे उससे अच्छी डिग्री यहां मिल जाएगी। लेकिन कोई धारवाड़ यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया हुआ लड़का है, हो सकता है मुझसे अच्छा जानता हूं, लेकिन अब चूंकि मेरे पास एक जर्मन डिग्री है पीएचडी की, तो वो अब मेरे सामने तो उनकी कोई क्षमता नहीं होगी। एक आदमी सामने वाला स्वयं इंफीरियोरिटी में आ जाएगा कि यार पीएचडी जर्मन से करके आए। आप समझ रहे मेरी बात? तो पॉइंट ये है कि ये जो हमें आदत लगी हुई है कि ओबामा क्या कह रहे हैं ये मीडिया में चल रहा है, जरा प्रणब मुखर्जी कुछ कहे हो, जरा आप देख लीजिए, वो कभी न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट या उसका कभी वो हेडलाइन चला रहे हो, दे डोंट गिव इट, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो छोटा 7वें पेज में भी इतना बड़ा वो आपको स्पेस नहीं देंगे कि आपने क्या कहा है। तो व्हाई टू इवन डिस्कस, आदत डालिए कि वो क्या कह रहे हैं उसको छोड़िए। वो कहते हैं कि हम सेक्युलर हैं, लेकिन उनके सारे राष्ट्रपति को बाइबल पे हाथ रख करके कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ, बाइबल पे हाथ रख के कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ, हद ही हो गई है। आप समझ रहे हैं? और बराक हुसैन ओबामा साहब के मिडिल नेम में हुसैन है, उन्होंने भी बाइबल की शपथ ली है। तो वो तो फ्रीली, अगर वो किसी रिलीजन को मानने वाले होते तो वो कह देते कि भाई मैं जो कुरान पे हाथ रख के करना चाहता हूँ वो कर सकते हैं। और हमारे यहाँ तो आपको शायद नहीं पता, हमारे जो संविधान में है 2 तरीके के शपथ पत्र हैं, वो शेड्यूल 3 में या उसमें। एक वो जो कि भगवान की शपथ लेता है तो कहता है आई स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड। जो भगवान में नहीं मानता उसके लिए है कि आई हियर बाय सोlemnly स्वेयर। दोनों है, आपको शायद नहीं पता है। आस्तिकों के लिए भी है, नास्तिकों के लिए भी है। ये सिर्फ भारतीय संविधान देता है शपथ पत्र। आप वो शेड्यूल 3 वाले या शेड्यूल 4 जिसमें भी होगा शपथ पत्र भारत के संविधान में देख लीजिएगा।
तो हमारे यहाँ पे ये व्यवस्था आप हमें सिखा रहे हो। अरे भाई, जिसको जिसको पृथकीकरण हटाना है, जिस सोसाइटी को सेक्युलरिज्म अपनाना है, उसको नहीं बता रहे हो। जो बेचारा शुरू से सेक्युलर, उसके मुंह में उंगली किए पड़े हो यार। उसको इंजेक्शन पे इंजेक्शन दिए जा रहे हो कि तुम बनो तुम बनो। यहाँ भारत में ये हो रहा है कि जो विक्टिम है उसको ये प्रूव करने पे तुले हुए हैं कि यही लोग डाकू हैं। परपट्रेटर और क्राइम टीम को परपट्रेटर ऑफ क्राइम बनाने पे प्रूफ, ये पूरा इंटेलेक्चुअलिज्म इस पे जुटा पड़ा है। सेक्युलरिज्म का सीधा मतलब होता है कि रिलीजियस किताब में से पॉलिटिकल पावर के पृथकीकरण के प्रक्रिया को सेक्युलरिज्म कहते हैं। और वो पता नहीं रिलीजियस न्यूट्रलिटी को सेक्युलरिज्म क्यों कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि आप देख लें, चाइना एक सेक्युलर कंट्री है मगर फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन को सेक्युलरिज्म नहीं कहते हैं। सेक्युलरिज्म का जी मतलब है कि एक मैन मेड ह्यूमन राइट, जो मैन मेड पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट डॉक्यूमेंट होगा, वो होता है सेक्युलरिज्म। वो रिलीजियस थियोक्रेसी से नहीं चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन, चाइना एक सेक्युलर कंट्री है बट फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है यहाँ पे। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजन या रिलीजियस न्यूट्रलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहते। भारत को ये कहते जी भारत सेक्युलर, मतलब भारत की कोई आइडेंटिटी। अरे भाई, भारत के हजारों साल का इतिहास है। तो यहाँ पे सब धर्म वही समान हो सकते हैं, उतने ही समान हो सकते हैं जैसे हम जर्मनी में जाके हिंदू होने के नाते फ्रीली रह सकते हैं। मगर जर्मनी कोई जी हिंदू कंट्री तो नहीं है ना। वो जाके जी कोई जी ये हिंदू कंट्री है। तो भाई ये सीधी सी बात इनको नहीं समझ में आ रही है। भाई यहाँ के मुसलमानों को आपको पढ़ाना पड़ेगा कि भाई आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिक्योर करेगा आपके गॉड से जो भी संबंध है वो आप कीजिए, भारतीय संविधान उतना सिक्योर देगा। लेकिन अब आप उसके नाम पे पॉलिटिकल एस्पिरेशन पाल लीजिए कि हमें अलग देश चाहिए, हमें अपना नियम चाहिए, हमें अपना कायदा चाहिए, तो फिर इसका तो कोई अंत नहीं है। आपकी डिमांड अभी आर्टिकल 44 का वो लोग विरोध करें जो कह रहे हैं भारतीय संविधान की बात करते हुए नहीं थकते। यार भारतीय संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुआ था इसके ऊपर। आपके जो दो दोनों लोगों ने कहा था कि हम इसको मानते हैं लेकिन कुछ समय बाद लगाया जाए। आप अपनी बात से पीछे हट जाते हो यार। तो ये जी देखिए, मैं अच्छा कहने सर का मतलब वेस्टर्न वाले क्या कहते हैं, इनको अब छोड़ दीजिए, अब बोलने दीजिए जो बोले। आप मस्ती से अपनी चाल चलिए, इनको सीरियस मत लीजिए। अच्छा सर, अमेरिका जो है हमेशा दोगली नीति अपनाता रहा है। हमने यूक्रेन को देखा, उसने बर्बाद कर दिया। इसके अलावा कई सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं, उसको उन्होंने बर्बाद कर दिया। भारत के तरफ एक तरफ जो है वो दोस्ती करने की कोशिश करता है, कहता है कि हम भारत से दोस्ती करना चाहते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान को फाइटर जेट देता है और पैसे देता है कि जो है वो देश थोड़ा बहुत जो है सरवाइव कर सके। तो ये दोहरी नीति कहीं भारत के लिए नुकसानदायक तो नहीं हो जाएगी? नहीं, ये दोहरी नीति तो नहीं है, ये तो सही नीति है, सबको अपना भला करना। आप भी दोगली नीति न अपना रहे हैं ना। आप अमेरिका से कह रहे हो क्वाड के भी मेंबर है और रशिया से तेल भी ले रहे हो। अगर इसको दोगलापन बिल्कुल। कहते हैं कि भाई वो आपको क्वाड का मेंबर बनाते, सोचते कि हम चाइना के अगेंस्ट में खड़ा करेंगे, रशिया के अगेंस्ट में खड़ा करेंगे, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे थे, आप जाके खड़े हो गए रशिया के साथ। ये दोगलापन नहीं होता। बात यह कि प्रायोरिटी क्या है। भाई उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर 70 साल इन्वेस्ट किया है। पाकिस्तान के रिलेशनशिप में 70 साल का इन्वेस्टमेंट है उनका। ऐसे कैसे जाने दे देंगे उसको। पाकिस्तान को कभी भी वो देखिए, और भारत को भी, हमको भी ये समझना पड़ेगा कि भाई जो फॉरेन रिलेशनशिप होता है, इट्स अ मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट उसके साथ नहीं मिलता, उसका आपके साथ नहीं मिलता, फिर भी आपको चलना फिरना लगता है। कोई यहाँ पे चैरिटी करने नहीं बैठा है, सब अपना फायदा देखेंगे। भाई हमारे समाज में ही कोई चैरिटी नहीं करता। आपके यहाँ पे अब जैसे आप यूट्यूबर, हम यूट्यूबर, अभी 4 लोग और बैठ के एक यूट्यूब खोलेंगे जिसमें खाली वो आपको गाली देंगे और हमको गाली देंगे। तो वो क्या भाई, ये समाज है, इंसान है, वो ऐसे ही करेगा। पॉइंट ये है कि आप गार्ड अपना हाई रखिए, किसी के प्रति वैमनस्यता मत रखिए, अपना इंटरेस्ट क्लियर रखिए। हमारा इंटरेस्ट क्लियर था कि हमें अपने लोगों को सस्ता एनर्जी देना है। अमेरिका का इंटरेस्ट था कि उनको 2 क्लॉज 4 वाला यूएन चार्टर का जो पॉलिटिकल लीगल ऑर्डर है, जो वर्ल्ड ऑर्डर है, उसको मैनेज करना था। रशिया ने उस वर्ल्ड ऑर्डर को तोड़ दिया, ये भी तोड़ते रहे हैं। वर्ल्ड ऑर्डर सिर्फ यूरोप में मेंटेन हो, यानी कि किसी की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वॉयलेट मत कीजिए। इस बात का इनको दुख है कि इन्होंने यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वॉयलेट कर दिया। तुमने इराक की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को नहीं वॉयलेट किया, वियतनाम की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को नहीं वॉयलेट किया, कोरिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी नहीं वायलेट हुई, निकारागुआ, हैती, आपका पूरा ऊपर चले जाइए, कोलंबिया, जितना इन्होंने उत्पात मचाया है सारी दुनिया में, कहीं भी इंटरनेशनल लॉ के नियम को नहीं माना। तो रशिया भी यही कह रहा है, भाई तुम करो तो ठीक है, हम करें तो फिर बुरा लग रहा है, तुम्हें सैंक्शन लगा दो। आपके ऊपर कोई सैंक्शन लगाने वाला नहीं होता था। तो देखिए, अगर आप अमेरिकन के हिसाब से पूछेंगे, वो कहेंगे इंडियंस दोगले हैं। और वो कमेंट आया भी था किसी ने, एक याद है वो एस जयशंकर से किसी ने पूछा था, हम आपके ऊपर क्यों ट्रस्ट करें, हमारी जरूरत हुई तो आपने तो हमें साथ नहीं दिया रशिया के साथ। तो भैया उनसे जी जयशंकर ने कहा कि जब चाइना के साथ हो रहा था तो आप कौन सा साथ दे रहे थे, आप तो चाइना के साथ ट्रेड नॉर्मल किए पड़े, तो चाइना अपना सारा सामान लेके गलवान में चढ़ा आया था।
तब तो आपने हमने कहा कि नहीं नहीं मामला देख लो, आपने क्यों नहीं चाइना के ऊपर सैंक्शन लगा दिए थे? वो भी तो टेरिटोरियल वायलेशन था, इंटीग्रिटी थे, ये टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का वायलेशन था। तो देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस इज अ टाइट रोप टू वॉक, कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है सब आपके हिसाब से, लाइक माइंडेड आप हो सकते हैं, लाइक माइंडेड और सिमिलैरिटी ऑफ इंटरेस्ट में बहुत अंतर है। इंडिया अमेरिका लाइक माइंडेड है, एक समान सोचते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे आपके इंटरेस्ट सेम हो जाएंगे, जैसे हम दोनों राष्ट्रवादी हो सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अनुज के और मिश्रा जी के जो इंटरेस्ट है वो भी समान है। कल को मान लीजिए मैं आपकी यूट्यूब से ज्यादा अगर गेन करने लगूं और आपके टेरिटरी में जाकर के अपना माइक ला के पूछने लगूं, तो आपको लगेगा यार अब तो यार ये तो हमारी टेरिटरी में आ रहे हैं। तो वी आर लाइक माइंडेड बट येट आवर इंटरेस्ट विल हैव कॉन्फ्लिक्ट। आप समझ रहे हैं? तो अमेरिका इंडिया लाइक माइंडेड कंट्री जरूर है, बट इनका इंटरेस्ट कोरिलेट मतलब वो कर जाए, सेम हो जाए, वो नहीं है। तो इसीलिए उनका इंटरेस्ट है कि वो पाकिस्तान के साथ अपनी 70 साल की दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, हमारा इंटरेस्ट है कि हम 70 साल की दोस्ती रशिया से नहीं तोड़ेंगे। तो दोनों को इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट है। वो चाहते हैं आप रशिया से दोस्ती तोड़िए, हम चाहते हैं आप पाकिस्तान से दोस्ती तोड़िए, ना वो तोड़ेंगे ना तोड़ेंगे, लेकिन हम इसके लिए अपनी दोस्ती भी नहीं तोड़ेंगे, इसके लिए हम अपना जो अमेरिका इंडिया का रिलेशनशिप है वो चलना है। दिस इज व्हाट कॉल्ड फॉरेन रिलेशन, दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल रिलेशन, इट्स सेम एज ह्यूमन रिलेशन। खाली इसमें यह कि आप देशों के हेड ऑफ स्टेट से बात करते हैं। तो दैट्स व्हाट इट इज। इसको बाइनरी में मत देखिए कि वो दोगला है ये दोगला, ये भाई सबके इंटरेस्ट अलग अलग है, तो सब अपनी इंटरेस्ट का प्रोटेक्शन करें। अच्छा सर, जो चीन से हमारी दुश्मनी है, तो अमेरिका इस समय कुछ ज़्यादा ही भारत की तरफ झुक रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है चीन को नीचा दिखाने के लिए अमेरिका हमसे दोस्ती करना चाहता है, उसके जो बैकएंड में वो हमें यूज करना चाहता है चाइना के खिलाफ? बिल्कुल, देखिए एक एंगल तो ये है कि इंडिया के साथ फ्रेंडशिप जो बढ़ाई जा रही है उसके दो एंगल हैं। एक चाइना एक फैक्टर है पर सोल फैक्टर नहीं है। सो एक फैक्टर ये कि वर्ल्ड ऑर्डर का फ्यूचर 50 साल में क्या होगा, ये दुनिया कैसी होगी, रूल बेस्ड होगी या वापस से अथॉरिटेरियन हो जाएगी जैसे ब्रिटेन का था वो। इस जैसे अब आप देख ले केप ऑफ गुड होप का जो 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 वो था समुद्री रास्ता, आपको पता होगा केप ऑफ गुड होप, जिससे कि ब्रिटिश जो है ढूंढते हुए इंडिया पहुंच गए थे, ठीक है ना। वो उनको क्यों ढूंढना पड़ा था? क्यों? क्योंकि तुर्कों ने जाकर के वेस्ट एशिया वाला रास्ता जो यूरोप को वेस्ट एशिया से मिलाता है उस पर कब्जा कर लिया था। तो अब उनके पास वो रास्ता नहीं था जाने के लिए, वो ट्रेड करने के लिए उनको इधर आना पड़ता था। उसके बाद डच जो थे उन्होंने, वो लोग जो ट्रेड करते थे उसमें उन्होंने काली मिर्च की जो जो उस समय वो ट्रेडिंग होती थी उसका एक सीलिंग जो है प्राइस बढ़ा दिया था। तो मजबूरी के कारणवश उनको ट्रेड वो केप ऑफ गुड होप का रास्ता ढूंढना पड़ा। सो मेरे कहने का ये मतलब है कि आप जब कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट में डील कर रहे होते हैं ना, तो आपको ऐसे चीजें ऐसी जो आपका प्रश्न एक बार दोहराएगा, मैं दिमाग से तो प्रश्न क्या पूछा था आपने फिर से? सर चाइना जो है, चाइना के लिए कहीं अमेरिका हमसे दोस्ती तो नहीं करना चाहता है उसको नीचा दिखाने के लिए? हाँ, तो वही मैं कहता कि ये देखिए ये जो है ना, ये सारी चीजें 50 साल बाद वर्ल्ड ऑर्डर कैसा होगा। हमने ये जो नियमों का इंटरनेशनल लॉ बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर बनाया है कि एक नियम है, नियम से चलिए। चाइना कह रहा है नियम उयम क्या तेल लेना, हमारे पास शक्ति है, हमारे नियम से चलिए। अभी उन्होंने जाकर के फिलीपींस के साथ उनका एक आइलैंड को लेकर डिस्प्यूट था, उस आइलैंड पे कब्जा कर लिया उन्होंने, रिक्लेमेशन ऑफ सी कर दिया, वहां पे उसका उसका मिलिटराइजेशन कर दिया। वो फिलीपींस से कमजोर कंट्री था, वो पहुंचा हेग में ट्रिब्यूनल ऑफ द लॉ ऑफ द सी के अंदर में। उसका जो जजमेंट आया वो चाइना ने मानने से रिफ्यूज कर दिया, काम नहीं मानेंगे, उनके अगेंस्ट में आ गया, क्योंकि उन्होंने कहा ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, हमारी अंडरस्टैंडिंग ये नहीं है डिसीजन के अगेंस्ट में। तो क्वेश्चन ये है कि 50 साल बाद यदि चाइना इस तरीके से ग्रो होता रहा और जो वेस्टर्न ताकतें हैं उनका ग्रोथ कम होगा, तो फिर चाइना की जो वर्ल्ड ऑर्डर का विजन है वो हमारा वेस्टर्न ऑर्डर का वर्ल्ड ऑर्डर का विजन नहीं है। वो अपने नियम को चलाएंगे, फिर वो तो सिल्क रोड ये वो बनाएंगे, उनके नियम चलेंगे। वो ऐसे न्यूट्रल वाले नियम नहीं होंगे कि आप नेगोशिएट कर रहे हो और उसके बाद एक ट्रीटी बन रही है और ट्रीटी के हिसाब से सब फंक्शन करेंगे। सो इंडिया भी चाइना को उस चाइना के जो बढ़ते कद है और वर्ल्ड ऑर्डर को जिस तरीके से वो शेप और डिजाइन कर रहे हैं, जैसे उन्होंने सीपेक बना दिया, उन्होंने तो नहीं किया कि भाई सॉवरेनिटी का ये डिस्प्यूट है पाकिस्तान के साथ, उन्होंने नहीं इसका ख्याल किया। वो घुस गए आपके यहाँ पे बीआरआई के अंदर में, वो एक कॉरिडोर बना दी उन्होंने पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन दे दिया। उन्होंने तो ये नहीं किया एनएसजी का और सीटीबीटी का और एनपीटी का जो ट्रीटी है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ये जो चाइना वाला फैक्टर है ना, वो एक फैक्टर है क्योंकि 50 साल में इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर को रूल ऑफ लॉ बेस्ड अगर आप इंटरनेशनल ऑर्डर बनाना चाहते हैं तो चाइना का राइज रोकना पड़ेगा। इवन चाइना और रशिया का अगर गठजोड़ हो गया तो भी ये जो फिर रूल ऑफ लॉ बेस्ड इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर नहीं रहेगा।
एक ये सबसे बड़ी समस्या है। इंडिया भी इसी फीलिंग को रखता है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ बेस्ड ऑर्डर हो, क्योंकि हम कभी भी मिलिट्री एक्सकर्जन्स में विश्वास नहीं रखते। हमने कभी मिलिट्री का यूज नहीं किया अपनी बात को फैलाने के लिए, या इंडिया का निर्माण भी कोई मिलिट्री से नहीं हुआ। ये तो स्वयं स्वतः एक थ्योरी ट्रेवल करते करते इतने लोगों और इतने बड़े भूभाग के ऊपर फैल गई, ठीक है ना। तो चाइना जो अमेरिका का इंटरेस्ट है और इंडिया का इंटरेस्ट कोइंसाइड और कोलाइड करता है, क्योंकि आने वाले समय में 2050 तक तो भारत और चाइना तो मिलकर के एक बहुत बड़ी शक्ति होंगे ना इकोनॉमिकली। इंडिया अगर सेकंड नंबर पे होगा तो चाइना भी फर्स्ट नंबर पे होगा। चाइना कोई छोटी मोटी इकोनॉमिक पावर नहीं होगा, और वेस्ट की शक्तियां घट रही होंगी ना, तो फिर वो होगा कि वो कन्फ्रंटेशन तो नहीं, कोई युद्ध तो नहीं करना चाहता आज के सेस में ना। तो वो जो 50 साल बाद युद्ध होने वाले हैं, उससे पहले ही अगर आप एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिसका ग्रोथ जो है वो चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को रोक सके, तो उसमें भारत का भी फायदा है। भारत भी जो 50 साल में जो अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके हम 10 साल में पाएंगे, हमें अगर वो हेल्प कर रहे हैं कि हमारी R&D ले ली, जाके हमारे ही पैसे से तो कॉलोनाइज करके हमें ही तो उन्होंने ये R&D बनाई, तो हमें अगर वो जल्दी दे देते हैं वो टेक्नोलॉजी और हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हेल्प करते हैं ग्रो करने में, तो हमें लेना चाहिए। वहां पे तो हमें फायदा है, बट हमें ये रखना चाहिए कि हम उनके किराए के सोल्जर नहीं बनने वाले। हमारी अपनी पॉलिसी होगी, देख लीजिए ये पॉलिसी होगा, हो सकता है कल को आप कहें कि अमेरिका चाइना पे अटैक कर दो, हम ना भी करें, क्योंकि हमारा कोई लेना देना नहीं होगा उससे। ये बात ये नहीं हो रही कि हम लोग साथ में आ रहे हैं तो भाई तेरी दुश्मनी मेरा दुश्मनी, मेरी दुश्मनी तेरी दुश्मनी, ये नहीं होने वाला है। इट्स इंटरेस्ट कि हाँ, हम ये बात में आपसे कमिट करते हैं कि हम रूल ऑफ लॉ बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को सपोर्ट करेंगे, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेंगे, फ्री सोसाइटी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारी भी फीलिंग है। सो दिस इज व्हाट ब्रिंग्स इंडिया एंड अमेरिका टुगेदर। वैल्यू सिस्टम का देयर इज अ कंप्लीट मीटिंग ऑफ माइंड, वी थिंक अलाइक। वो भी चाहते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो, हम भी चाहते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो। वो भी चाहते हैं रूल ऑफ लॉ बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर हो, हम भी चाहते हैं रूल ऑफ लॉ बेस्ड इंटरनेशनल लॉ। वो भी चाहते हैं ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन फ्रीडम और ह्यूमन राइट्स को इम्पेटस मिले, हम भी चाहते हैं ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन सिस्टम को इम्पेटस मिले। वो भी चाहते हैं दुनिया में डेमोक्रेसी फैले और फ्री सोसाइटी फैले, हम भी यही चाहते हैं। सो दैट्स व्हाई वी आर टुगेदर। इट्स नॉट अगेंस्ट चाइना, इट्स फॉर प्रो फ्री सोसाइटीज। दुनिया में फ्री सोसाइटीज बहुत कम है और हम फ्री सोसाइटीज के बिलीवर्स हैं, इसलिए हम दिस इज हाउ इट इज। आपको इससे देखना चाहिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला, हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे सर, फिर आपसे मुलाकात होगी। राधे राधे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।